जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आइए हम स्वतंत्र प्रांतीय राज्य को देखते हैं और यह वह समय है जब तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 में और उसी के आसपास से तमाम दिल्ली सल्तनत के जो सूबेदार हैं इसी राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर स्वतंत्र अपने को घोषित करते हैं, जिसमें से देखिए कुछ प्रमुख प्रांतीय राज्य जो स्वतंत्र हो गए दिल्ली सल्तनत से, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए जौनपुर है जो कि यूपी में पड़ता है और इस शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर की थी, लेकिन स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मलिक सरवर को जाना जाता है। चलिए दूसरा देखिए कश्मीर राज है। यहाँ पर एक हिंदू शासक सुहादेव ने 1301 में यद्यपि शासन करने की कोशिश की थी, लेकिन 40 साल तक ही इसका शासन चल पाया। लेकिन स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना शाह मीर के द्वारा की गई थी, जो कि लोहार वंश का एक सेनापति था। बंगाल को देखिए, बंगाल में स्वतंत्र रूप से अगर शासन करने का श्रेय हाजी इलियास को दिया जाता है, जो कि वह दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। और चौथा देखिए मालवा जो एमपी में पड़ता है, जिसका संस्थापक दिलावर खां था, यह भी दिल्ली सल्तनत का ही सूबेदार था। और गुजरात में सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वारा स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। ये इसका नाम एक्चुअल जफर खां था, यह भी दिल्ली का ही सूबेदार था। और मेवाड़ में हम्मीर देव द्वारा तुगलक के शासकों को हराकर वहां स्वतंत्रता की घोषणा की गई। तो ये सूबेदार नहीं थे, बल्कि ये अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत थे हम्मीर देव। तो और इसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ थी और यह वर्तमान में राजस्थान में है। और सातवां देखिए खानदेश है, जिसकी स्थापना अहमद रजा फारूकी के द्वारा की जाती है, यह भी दिल्ली सल्तनत का सूबेदार ही था। तो इस प्रकार इन सूबेदारों ने और कुछ वहां के क्षेत्रीय शासकों ने स्वतंत्रता की घोषणा की दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का लाभ उठाकर। तो इन प्रांतीय राज्यों को हम एक एक करके देखते हैं। तो आइए देखते हैं पहला जौनपुर राज्य जो यूपी का है और यह 360 ईस्वी में जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम था जौना खां, की उसकी याद में की थी। अब देखिए जौनपुर में स्वतंत्र रूप से सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। और मलिक सरवर आप जानते हैं कि वह एक हिजरा था और उसे ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई थी। फिरोज शाह तुगलक के पुत्र, जो कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद सुल्तान बना, तो देखिए उसका नाम था सुल्तान महमूद। उसने 1394 में मलिक सरवर को मलिक उस सर के यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि देकर उसे जौनपुर सूबेदार बहाल करता है। लेकिन आगे आप देखिए 1394 में इसको बनाया गया वहां का सूबेदार और ये बाद में देखा जाए 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है और इसी का फायदा उठाकर वह स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना कर लेता है। तो यहाँ देखिए मलिक सरवर की मृत्यु के बाद मुबारक शाह यानी उसका दत्तक पुत्र जो था वो जौनपुर का सुल्तान बनता है। तो मुबारक शाह का बहुत सा अभियान होता है। तो देखिए इसका जो ये क्या होता है, मुबारक शाह जब स्वतंत्रता की घोषणा पूर्ण रूप से कर देता है और देखा जाए तो अपने नाम का सिक्का भी जारी करवाता है और खुतबा भी पढ़वाता है मस्जिद में। जैसा कि आप जानते हैं कि सुल्तान ने यदि कोई स्वतंत्र हो जाता है तो वो अपने नाम का सिक्का भी जारी करता है और खुतबा भी पढ़वाता है। तो ऐसा ही काम है देखा जाए तो इसका दत्तक पुत्र मुबारक शाह करता है। तो मुबारक शाह के समय जौनपुर राज्य का विस्तार होता है। अगर इसका चौहद्दी देखिएगा तो यह अब उत्तर की ओर नेपाल की तरह, दक्षिण की ओर बुंदेलखंड और पूरब की ओर बक्सर और दरभंगा यानी बिहार का क्षेत्र और इधर यूपी के देखिए लास्ट यानी दिल्ली प्रारंभ हो रहा है यानी अलीगढ़ तक इसकी सीमा चली जाती है। मतलब एक अच्छे बड़े साम्राज्य का निर्माण है इसके द्वारा किया जाता है। मुबारक शाह का छोटा भाई इब्राहिम शाह सरकी सुल्तान बनता है और यह सरकी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान रहता है। और जैसा कि आप जानते हैं 1414 में दिल्ली पर एक खिज्र खां का शासन होता है यानी उसमें सैयद वंश की स्थापना होती है। तो सैयद वंश के द्वारा जौनपुर के राज्य को मिलाने का प्रयास किया जाता है। दिल्ली का आक्रमण जौनपुर पर होता है, लेकिन जो ये सुल्तान बनता है इब्राहिम शाह, वह दिल्ली
के सुल्तान को हरा देता है, लेकिन वह दिल्ली अभियान नहीं करता बल्कि अपने क्षेत्र को सुरक्षित कर लेता है और अपनी सीमा को यह सुरक्षित रखता है। और इसी समय कहा जाता है कि तिरहुत के एक बार जो अभियान होते हैं इस क्षेत्र का, इब्राहिम शाह का, उसका उल्लेख मुल्ला तकिया ने अपने ग्रंथ में किया है। देखिए, मुल्ला तकिया ने सुल्तान के तिरहुत विजय का भी उल्लेख किया है। तिरहुत अभियान के बाद देखा जाए तो एक प्रसिद्ध कवि हैं जो विद्यापति, जिनकी रचना है कीर्तिलता, जो जौनपुर एवं इब्राहिम शाह सरकी का एक सुंदर वर्णन करता है। और कहा जाता है कि विद्यापति जो है जौनपुर के दरबार से इब्राहिम शाह के समय जुड़े हुए थे। तो ये ध्यान रखिए, बिहार के एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जहां तक इब्राहिम शाह सरकी का समय है तो वह देखा जाए तो जौनपुर राज्य के स्थापत्य और कला और साहित्य के विकास का चरमोत्कर्ष था। इसी के समय अटाला देवी मस्जिद का भी निर्माण किया जाता है। तो सरकी वंश में इब्राहिम शाह के समय जो स्थापत्य का निर्माण होता है या अन्य कुछ सुल्तानों के द्वारा जो कराई जाती है यहाँ स्थापत्य, जिसके कारण इसे पूरब का सिराज यानी सुंदर शहर कहा जाता है। सरकी राजवंश में साहित्य, कला एवं स्थापत्य का विकास होता है, खासकर इब्राहिम शाह सरकी के समय। और इसमें जो प्रमुख याद रखने योग्य चीज है कि यह इसे पूरब का सिराज कहा जाता था, मतलब एक सुंदर शहर। और इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला देवी मस्जिद का निर्माण करा है, जो कि कहा जाता है मूल रूप से कन्नौज के शासक के विजय चंद्र के द्वारा यहाँ अटाला देवी का मंदिर बनवाया गया था। और दूसरा एक देखिए स्थापत्य है वहां, एक आप झंझरी मस्जिद देख सकते हैं जो कि इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा बनवाया गया। और अगला शासक जो है महमूद शाह बनता है, इसी का पुत्र, और उसने लाल दरवाजा 1450 में बनवाया था। तो इस तरह आइए हम कुछ देखते हैं इसको। तो सरकी शासन के समय, खासकर इब्राहिम शाह सरकी के समय, जौनपुर में स्थापत्य, कला और साहित्य का विकास हुआ, जिसके कारण जौनपुर को भारत का सिराज या पूरब का सिराज कहा जाता है, मतलब सुंदर शहर। अब देखिए, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जौनपुर में इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 में करवाया था। तो ये डेट ध्यान में रखिए। ऐसे आप ज्यादातर याद रखिए कि इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला देवी का मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो मूल रूप से किसका था? कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कराया था। आगे देखिए, 1446 में इब्राहिम शाह का पुत्र महमूद शाह सुल्तान बनता है। और महमूद शाह का अगर देखा जाए एक स्थापत्य के रूप में वहां जौनपुर में एक लाल दरवाजा है जो 1450 में बनाया गया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक क्रूर शासक था, लेकिन महत्वाकांक्षा के कारण इसने दिल्ली पर भी आक्रमण किया, लेकिन दिल्ली में लोधी वंश के शासकों ने इसको खदेड़ दिया वहां से। लेकिन जाते जाते अगर देखा जाए तो चुनार इसके हाथ में लग गया, जो यूपी का ही क्षेत्र में है चुनार। तो यहाँ पर देखिए 1446 में इब्राहिम शाह का पुत्र महमूद शाह सुल्तान बनता है। इसी ने दिल्ली पर अभियान किया, लेकिन बहलोल लोधी ने उसे हरा दिया। और इस अभियान से महमूद शाह ने चुनार पर अधिकार कर लिया। ये ध्यान रखिएगा। महमूद के अत्याचारों एवं क्रूरता से क्षुब्ध होकर उसके भाई ने सुल्तान की हत्या कर दी, मतलब हुसैन शाह ने हत्या कर दी। 1 साल तक देखा जाए महमूद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शासक रहता है, लेकिन कहा जाता है 57-58 तक वो शासक रहता है। लेकिन 1458 में हुसैन शाह ने राज्य पर अधिकार कर लिया था। अब देखिए, हुसैन शाह ने 1470 में जौनपुर में ही एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया। यदि आप जौनपुर जा रहे हैं तो उसको देखिए, आप अटाला देवी के मस्जिद को, फिर आप लाल दरवाजा वहां देख सकते हैं, झंझरी मस्जिद देखा जा सकता है, और एक आप हुसैन शाह द्वारा निर्मित जामा मस्जिद का अवलोकन कर सकते हैं। अब देखिए, इसी के काल में एक हुसैन शाह के काल में एक संगीतकार थे पीर बोधन। तो वो जो सूफी संत भी थे और उन्हीं के समय रहते थे वहां पर। तो ये भी एक ध्यान में रखिए, पीर बोधन का नाम। और 1494 में हुसैन शाह ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। और ग्वालियर के अधिकार की बात बोला जाता है, वो तिरहुत और मिथिला क्षेत्र पर वहां जो हुए विद्रोह को दबाने के लिए वो बिहार पहुंचे हुए था। कौन? हुसैन शाह। लेकिन उसी समय सिकंदर लोदी ने जौनपुर राज्य को पर आक्रमण कर दिया
और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का भाग बना लिया। इस प्रकार देखा जाए हुसैन शाह जौनपुर शासक में सरकी वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। आइए अब हम कश्मीर के इतिहास को देखते हैं। तो कश्मीर के इतिहास को जानने से पहले आप इससे पूर्व की कक्षा में कश्मीर के कुछ शासकों को आपने देखा था, जिसमें से हर्ष थे, जिसके दरबार में राजतरंगिणी के लेखक एक कल्हण रहा करते थे, और कल्हण द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी में कश्मीर का एक सटीक इतिहास मिलता है। यद्यपि देखा जाए राजतरंगिणी इतिहास की एक बेजोड़ पुस्तक है। तो वहां लोहड़ा वंश का शासन रहता है और राजतरंगिणी का विवरण है लोहड़ा वंश के अंतिम शासक के जयसिंह पर जाकर समाप्त हो जाता है, और जयसिंह का काल 1150 तक का है। तो देखिए उसके बाद छिटपुट कुछ शासकों ने शासन किया, लेकिन वे सभी हिंदू शासक ही थे। और कहा जाता है कि 1301 में शुहादेव ने कश्मीर में हिंदू राज्य की एक स्थापना की। यह एक नवीन हिंदू राज्य था। और इसी समय लोहड़ा वंश के जो सेनापति थे, सेनापति शाह मीर थे, और उन्होंने ही 1339-40 में कश्मीर पर प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की और अपना नाम शमसुद्दीन शाह मीर घोषित किया, और वह सबसे पहले कश्मीर के मुस्लिम शासक हुए। तो ये ध्यान रखना है, सुहादेव द्वारा स्थापित जो वंश था उसका मात्र 40 साल के लमसम में इतिहास रहता है। अब आगे यहाँ देखिए, जो शमसुद्दीन शाह मीर ने शासन प्रारंभ किया तो अपनी राजधानी को इंद्रकोट को बनाया था। इसके बाद देखा जाए तो 3 और शासक हैं, लेकिन अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी श्रीनगर में स्थापित किया। यानी अलाउद्दीनपुर श्रीनगर का एक बार नाम बदलने का प्रयास किया गया था देखा जाए। तो देखिए आगे जाके देखा जाए तो 1379 और 1413 के बीच एक सुल्तान सिकंदर शाह कश्मीर पर का शासक बनता है, जो कि एक क्रूर शासक होता है, जिसने धर्मांधता में आकर ही हिंदू मंदिर एवं मूर्तियों को नष्ट किया। तो देखिए सुल्तान सिकंदर शाह, और अपने नाम के आगे यह बूथ सिकन लगाता था। बूथ सिकन मतलब होता है मूर्ति को तोड़ने वाला, ने कश्मीर में मंदिर एवं मूर्तियों को बड़ी संख्या में तोड़ा था। और उसके बाद देखा जाए तो 1420 में जैनुल आबदीन सिंहासन पर बैठता है। मतलब कश्मीर पर शासन किसका होता है? जैनुल आबदीन का। और कहीं कहीं दिया हुआ है, देखिए एक्चुअल इसका सही कालखंड देखा जाए तो 1417 से लेकर 1467 तक जैनुल आबदीन का कालखंड कश्मीर पर शासन करने का है। और कहा जाता है कि यह अरबी, फारसी, संस्कृत और तिब्बती भाषा का भी यह विद्वान था, कई भाषा ये जानता था। और इसने कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया है, जिसमें से देखिए महाभारत और राजतरंगिणी का इसने फारसी में अनुवाद किया था। और धर्म के प्रति सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसने अपने राज्य में सिंहासन पर आरूढ़ होने के साथ ही इसने जजिया पर रोक लगा दी। जैसा कि जजिया आप जानते हैं क्या, यह इस्लामिक राज्य में रहने के लिए एक सुरक्षा कर है, जो कि गैर इस्लामिक व्यक्तियों के द्वारा दिया जाता है। तो इसने तत्काल रोक लगाई उस पर, और गौ वध पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी गाय की हत्या कश्मीर में नहीं होगी। जैनुल आबदीन लगाने वाला पहला शासक था। और सती प्रथा जो हिंदू की एक कुरीति थी, जिसमें किसी के पति के मर जाने पर उसकी विधवा को पति के चिता के साथ ही जला दिया जाता था। तो यही प्रथा सती प्रथा थी, और इस पर भी इसने जैनुल आबदीन ने रोक लगाई थी। और देखिए यह कहा जाता है कि कश्मीर में अपने शासन काल में हिंदुओं को उच्च पद पर आसीन किया था, जिसके कारण देखिए कश्मीर का इसे अकबर कहा जाता है। और हिंदुओं को ऊंचे पद दिए थे, जिसमें एक थे विद्वान श्री भट्ट थे, जिसको न्याय मंत्री और दरबार का चिकित्सक भी बनाया था। 1467 में जैनुल आबदीन की मृत्यु हो जाती है, और उसके उत्तराधिकारी कश्मीर पर कमजोर पड़ने लगते हैं। और बाद में देखा जाता है तो हुमायूं के समय हुमायूं का एक संबंधी, या कहा जाता है उसका चचेरा भाई जो हुमायूं का था, मिर्जा हैदर दोगलत, वह कश्मीर पर अधिकार कर लेता है। और बाद में देखा जाए तो कश्मीर को अकबर के द्वारा मुगल शासन में सम्मिलित कर लिया। बंगाल को देखते हैं तो बंगाल अगर देखा जाए तो मध्यकाल में एक विचित्र प्रदेश के रूप में रहा है।
यह दिल्ली की सल्तनत की सत्ता को नाम मात्र ही स्वीकार किया है। यहाँ लगातार विद्रोह होते ही रहे। तो आइए इसके इतिहास को देखा जाए। तो मोहम्मद गोरी का गुलाम बख्तियार खिलजी बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। तो आप जैसा जानते हैं कि मोहम्मद गोरी के बहुत से गुलाम थे, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक को वह अपने भारत में विजित प्रदेश का सर्वे सर्वा बनाकर वह गजनी वापस से लौट जाता है और बख्तियार खिलजी ही उसके एक गुलाम में से रहता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का था, तो उसी के अधीन बख्तियार खिलजी ने भी बंगाल पर अपना अधिकार जमाया। तो वह दिल्ली सल्तनत के ही अधीन रहा था। तो आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही बख्तियार खिलजी के वंशजों ने बंगाल पर शासन किया और उस समय यानी बलबन के समय, गुलाम वंश के समय ही जब बलबन का शासन था, तो वहां तुगरिल खां का विद्रोह हुआ, जो कि कहा जाता है बख्तियार खिलजी का ही वंशज था। तो तुगरिल खां की विद्रोह को रक्त और लौह की नीति से बलबन ने उसे निर्दयता पूर्वक कुचल डाला और अपने पुत्र बुगड़ा खां को, देखिए बुगड़ा खां उसका पुत्र का नाम है, बंगाल का शासक बना देता है। आज देखा जाए तो खिलजी वंश के जो उत्तराधिकारी हैं या फिर बुगड़ा खां के जो समर्थक हैं, उनमें कमजोर स्थिति आने के कारण गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल पर अभियान होता है और बंगाल में वह अपने समर्थक नासरुद्दीन को अपना वहां का शासक बना देता है और वह दिल्ली सल्तनत के ही अधीन काम करता है। लेकिन वहां नासरुद्दीन को गयासुद्दीन तुगलक ने अपने नाम के सिक्के जारी करने और नाम के पहले सुल्तान लगाने की इजाजत प्रदान कर दी और गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में बांट दिया था, जिसमें देखिए पहला है लखनौती उत्तर बंगाल को, सोनारगांव पूर्वी बंगाल को और चटगांव दक्षिण बंगाल को। और 1345 में हाजी इलियास यानी शमसुद्दीन जिसका नाम था, बंगाल का स्वतंत्र शासक बन जाता है। इसका दिल्ली से कोई संबंध नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और यह काल रहती है मोहम्मद बिन तुगलक का काल। और इसके बाद दिल्ली सल्तनत के विभिन्न शासकों ने बंगाल पर अभियान करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो गई। जैसे देखिए, ध्यान रखिए, याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। देखिए 1453 में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण किया, लेकिन वह असफल होकर वापस दिल्ली चला जाता है। फिर देखिए 1459 में सिकंदर लोदी का आक्रमण होता है बंगाल पर, लेकिन वह भी वहां अभियान को पूर्ण नहीं करता है और असफल होकर वापस से लौट आता है। उसके बाद 1493 में बंगाल पर हुसैन शाही वंश, वही स्थानीय शासक हुसैन शाह ने हुसैन शाही वंश की वहां स्थापना कर दी थी। और उसके बाद देखा जाए तो 1538 में हुसैन शाही वंश को समाप्त कर देता है शेरशाह सूरी और वहां पर वो अफगानी शासक को बिठा देता है। तो मतलब अब से वहां बंगाल पर हुसैन शाही वंश की समाप्ति और उसके बाद शेरशाह के द्वारा नियुक्त अफगानी शासन प्रारंभ हो जाता है। अंत में 1576 में अकबर का बंगाल के खिलाफ अभियान होता है और बंगाल को देखा जाए तो वह मुगल शासन के अंतर्गत अकबर ले आता है। तो आपने देखा कि बंगाल अभियान के समय गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में बांट दिया, लखनौती, सोनारगांव और चितगांव के रूप में। तो देखा जाए तो 1345 में पहला शासक ये रहा हाजी इलियास खां, जिसने स्वतंत्र रूप से बंगाल का शासक तो ये घोषित किया ही अपने को, और साथ में इसने बंगाल विभाजन जो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया था उसको रद्द कर दिया। तो अब ये हम जानना चाहते हैं कि आखिर हाजी इलियास खान कौन है। तो यह है दिल्ली सल्तनत का सूबेदार जो था अलाउद्दीन अली शाह, उसका यह एक सरदार था। इसने अपनी राजधानी अलाउद्दीन अली शाह ने अपनी राजधानी एक्चुअल लखनऊ से पांडुआ कर ली थी। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1338 में ही इसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, लेकिन यह पूर्ण स्वतंत्र नहीं रहा, ना कि बंगाल विभाजन को रद्द कर सका। तो बंगाल विभाजन को एक्चुअल 1345 में हाजी इलियास खान ने रद्द किया। अब आइए एक एक करके हम देखते हैं बंगाल के प्रमुख शासक को, जिसमें एक नाम है सिकंदर शाह का। 1357 से 1379 तक इन्हें शासन किया। फिरोज शाह तुगलक ने इसके समय आक्रमण किया, लेकिन देखा जाए तो सिकंदर शाह के समय जो आक्रमण हुआ था फिरोज शाह तुगलक का, उसमें वह असफलता फिरोज शाह तुगलक को हाथ लगी। देखिए इसने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण कराया 1364 में, ध्यान रखिएगा। और गयासुद्दीन आजम शाह अगला शासक है,
79 से 1409 तक अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इसके समय भी जब दिल्ली सल्तनत के शासक ने बंगाल पर आक्रमण किया तो देखा जाए तो कर मुक्त होकर भूमि बांटी इसने, लेकिन इसकी न्यायप्रियता या लोकप्रियता इतनी प्रसिद्ध थी गयासुद्दीन आजम शाह का कि बंगाल की जनता ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया दिल्ली सल्तनत के शासकों पर। अब आगे आइए अलाउद्दीन हुसैन शाह, इसका कालखंड है 1493 से 1518। इसने राजधानी पांडुआ से गौड़ यह ले गया। देखिए, एक था अलाउद्दीन अली शाह जिसने राजधानी को लखनौती से पांडुआ ले गया। पांडुआ भी पश्चिम बंगाल में हुगली जिला में है। जबकि इसने अलाउद्दीन हुसैन शाह जो था राजधानी को पांडुआ से गौड़ ले गया। गौड़ मालदा डिस्ट्रिक्ट में है आज, और यह भी पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, अलाउद्दीन हुसैन शाह के बारे में जानने योग्य बात है कि इसके समय जो चैतन्य महाप्रभु थे वो अलाउद्दीन के समकालीन थे, और अलाउद्दीन ने सत्य पीर नामक आंदोलन चलाया था, ये भी आप ध्यान रखिए। और यहाँ गौर कीजिएगा, अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय मालाधार बसु ने श्री कृष्ण विजय की रचना की, जिसके कारण मालाधार बसु को गुणराज खान की उपाधि मिली और इनके बेटे को सत्य राज खान की उपाधि दी गई थी। तो ये दो तथ्य है, इसको ध्यान में रखिए। अरे बंगाल में देखा जाए तो हुसैन शाही वंश की समाप्ति हो जाती है, और 1538 में शेरशाह सूरी ने इस पर अफगान शासक की नियुक्ति करता है। तो देखिए, इसी अफगान शासक में नासुद्दीन नुसरत शाह अंतिम शासक होता है, जिसमें 1519 से 1532 तक शासन किया। और गौर यदि कीजिएगा तो गौर में बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का इसने निर्माण करवाया था, और बाबर ने इसे घाघरा के युद्ध में पराजित किया था। देखिए, घाघरा के युद्ध जो है बाबर और अफगानों के बीच लड़ा जाता है। यह 6 मई 1529 को लड़ा गया युद्ध है, और इससे पूर्व 21 अप्रैल 1526 को बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना करता है, और भारत पर एक तरफ से देखा जाए तो उत्तर भारत पर इसका शासन प्रारंभ हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए इसमें। और बाद में देखिएगा, फिर मुगल सम्राट अकबर ने 1576 में बंगाल को पूर्णतः देखा जाए तो मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ये भी आप डेट ध्यान में रखिएगा, मुगल पढ़ाया जाएगा उसमें देखना है। अब देखिए, मालवा का राज्य जो कि ये एमपी में है, तो मालवा में देखा जाए तो इसमें अगर इसके प्राचीन इतिहास को देखा जाए तो परमार राजपूत का यहाँ शासन होता है इस पर। और ये देखिए, नर्मदा ताप्ती के बीच अवस्थित एक बहुत ही शानदार प्रदेश है, जिसका हमेशा से भारत में महत्व रहा है। और इल्तुतमिश ने इस पर अभियान किया था, लेकिन असफल रहा था। और बाद में देखा जाए तो 1310 में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति आइन उल मुल्क मालवा पर अधिकार करता है, और वहां के शासक महलक देव को पदच्युत करके अपनी सत्ता स्थापित करता है। तो देखा जाता है आइन उल मुल्क को ही अलाउद्दीन खिलजी ने उसे प्रांतपति वहां का नियुक्त कर दिया था। देखा जाए तो मालवा पर दिल्ली सल्तनत का जो नियंत्रण रहता है 1310 से 1398 तक के रहता है। और 1398 में जैसा आप जानते हैं तैमूर लंग के आक्रमण का फायदा उठाकर बहुत से सूबेदार स्वतंत्र हो जाते हैं, इसमें मालवा का भी सूबेदार रहता है। देखिए, दिल्ली सल्तनत की ओर से दिलावर खां गोरी को मालवा का सूबेदार बनाकर भेजा जाता है, लेकिन 1401 ईस्वी में मालवा को दिलावर खां ने स्वतंत्र घोषित कर दिया और वहां पर गोरी वंश की स्थापना की, और अपने को यह सुल्तान घोषित नहीं किया। और देखिए, आगे देखा जाए तो इसका पुत्र जो था 1405 में अलप खां शासक बनता है, और अपना नाम हुशंग शाह के नाम से वह पद धारण करता है। और इसने अपनी राजधानी धारा से मांडू कर दी थी, ये ध्यान रखना है। और यह एक बहुत शक्तिशाली शासक रहता है, यह अपने निकट के पड़ोसी गुजरात पर भी आक्रमण करता है, यहाँ तक कि दिल्ली सल्तनत पर भी आक्रमण करता है। और देखा जाए तो यूपी के क्षेत्र में स्थित प्रमुख राज्य सरकी वंश पर भी इसने अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन इसको कोई सफलता नहीं प्राप्त होती है, और यह अपनी युद्ध में ही शक्ति को छीन कर डालता है। और उसके बाद देखा जाए तो इसका पुत्र गाजी खां मोहम्मद शाह, जो कि एक दुर्बल शासक साबित होता है, 1435 ईस्वी में शासक बनता है। राज्य की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। तो उसी के बाद देखिए क्या होता है कि इसी के कमांडर यानी सेनापति महमूद शाह खिलजी ने इसकी हत्या कर दी, गाजी खां मोहम्मद शाह की।
और इसी कारण अब ये खिलजी मालवा में देखा जाए तो खिलजी वंश की स्थापना होती है कितना 1436 में। अब 1436 में होने के बाद महमूद खिलजी एक योग्य शासक सिद्ध होता है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि इससे प्रभावित होकर मिस्र के खलीफा ने इसको सुल्तान की उपाधि भेजा था। तो ये अपने नाम के आगे सुल्तान की उपाधि लगाता है। और देखिए नासरुद्दीन सुल्तान बनता है फिर, लेकिन इसकी हत्या करके, महमूद खिलजी की हत्या करके नासरुद्दीन सुल्तान बनता है। लेकिन यहाँ विलासी होने के कारण फिर मालवा की स्थिति दयनीय हो जाती है। और फिर देखिए इसकी हत्या महमूद द्वितीय के द्वारा, यानी इसी के वंश के, खिलजी वंश के ही महमूद द्वितीय द्वारा नासरुद्दीन की हत्या कर दी जाती है और यह फिर सुल्तान बन जाता है। और लेकिन यह योग्य शासक रहता है, साहित्य कला का सबका संरक्षक और प्रेमी होने के बावजूद भी देखा जाए तो आंतरिक विद्रोह को यह संभाल नहीं पाता है। और यह अपना सलाहकार चंदेरी का शासक मेदिनी राय को बना देता है, जिससे अंदर के जो सरदार रहते हैं उसके राज्य के ये क्रुद्ध हो जाते हैं। और वहां ये जितने भी सरदार थे वह मुजफ्फर शाह जो कि गुजरात का शासक था उससे सहायता लेता है। तो गुजरात का शासक मालवा पर आक्रमण करता है, लेकिन उसी समय चंदेरी का शासक जो मेदिनी राय है वो राणा सांगा को आमंत्रित करता है आक्रमण करने के लिए। तो राणा सांगा के द्वारा देखा जाए तो मालवा के शासक महमूद द्वितीय और गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह दोनों को पराजित कर दिया जाता है। लेकिन राणा सांगा के द्वारा मतलब किसी प्रकार से कटौती किए बिना, मेरे राज्य का नुकसान बनाए हुए बिना महमूद द्वितीय को राज्य लौटा दिया जाता है। लेकिन यह इसको अपमानित समझता है और यह फिर रतन सिंह पर आक्रमण कर देता है। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो राणा सांगा के उत्तराधिकारी पर यह आक्रमण कर देता है। तो फिर इसे पराजय मिलती है, जिस गुजरात के शासक के बहादुर शाह का भगोड़ा भाई चांद खां को देखा जाए तो मालवा का शासक के महमूद द्वितीय के द्वारा मालवा में शरण दे दी जाती है, जिसके कारण बहादुर शाह क्रुद्ध हो जाता है और वह मालवा पर आक्रमण करता है और यहाँ पर महमूद द्वितीय की भी वो हत्या कर देता है और मालवा को गुजरात राज्य में सदा के लिए मिला देता है। इस प्रकार देखा जाए तो मालवा की कहानी समाप्त हो जाती है। अब आइए मालवा के स्थापत्य को देखा जाए कि कौन कौन से प्रमुख शासकों ने किस स्थापत्य का निर्माण किया है। तो मांडू के किले, हिंडोला भवन और दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह के द्वारा किया गया है, जिसमें देखिए दरबार हॉल एक प्रमुख स्थापत्य है, ध्यान रखिएगा। और बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का निर्माण सुल्तान नासरुद्दीन शाह के द्वारा कराया गया है, ये भी ध्यान में रखिए। और तीसरा देखिए जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी द्वारा मांडू में करवाया गया है और कोशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थल पर बनवाया है। तो यही अब गुजरात को देखते हैं। गुजरात पर 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण होता है और वहां के राजा कर्ण को, जो बघेल वंशीय राजा थे, उसको पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुजरात को दिल्ली सल्तनत का भाग बना दिया जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का यह भाग देखिए 1297 से 1401 तक रहता है। जैसे कि अन्य सूबे में हुआ था उसी तरह 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है और कमजोर उत्तराधिकारी से सूबेदार बगावत कर उठते हैं और अपने को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। वही घटना गुजरात के साथ भी होती है। तो देखिए 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक के द्वारा गुजरात का सूबेदार जफर खां को नियुक्त किया जाता है और जफर खां 1407 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर स्वतंत्र रूप से अपने को सुल्तान घोषित कर देता है। तो आगे आइए इसमें प्रमुख शासक को देखा जा सकता है, जिसमें से प्रमुख शासक कौन कौन है। अहमद शाह है 1458 से 1511, फिर महमूद शाह बेगरा है, फिर बहादुर शाह है और बहादुर शाह गुजरात का अंतिम शासक होता है। आगे देखिए अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती के किनारे अहमदाबाद नगर की स्थापना की थी। पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया था किसने, अहमद शाह ने। और गुजरात का प्रसिद्ध शासक हुआ महमूद बेगरा। यह कहा जाता है कि वहां अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो इसमें महमूद बेगरा ने ही गुजरात में शांति व्यवस्था कायम की और कहा जाता है कि काफी लंबे समय तक यह शासन किया था। इसको ध्यान में रखिएगा। और गुजरात का प्रसिद्ध शासक महमूद बेगरा ने गिरनार के निकट
मुस्तफाबाद एवं चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर बसाया था। गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी का मित्र था। कहा जाता है कि दिल्ली के सुल्तान ने पहली बार कोई उपहार गुजरात के शासक को भेजा था। और कुछ तथ्य ध्यान में रखें। पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने महमूद बेगड़ा को विश्व पुरुष कहा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बार्थोमा जो एक यात्री है वह महमूद बेगड़ा के बारे में कहा है कि उसकी मूछें इतनी लंबी थी कि वह सिर के पीछे से घुमाकर बांधता था, यानी सिर के पीछे वो अपनी मूछों को बांधता था। तो देखिए, उदयराज एक दरबारी कवि था जिसने महमूद चरित्र लिखा है, मतलब सुल्तान की प्रशंसा की है। और मलिक गोपी जो है वह बेगड़ा का मुख्यमंत्री था और मलिक गोपी को कहा जाता है कि वह एक ब्राह्मण था। आगे देखिए, हुमायूं ने हार के बाद दीव को, दमन द्वीप जो था, दीव को बेगड़ा ने पुर्तगालियों को सौंप दिया। मंजू कलावंत एक संगीतज्ञ था जिसे बेगड़ा ने संरक्षण प्रदान किया था। तो ध्यान में रखिए, मंजू कलावंत संगीतज्ञ का नाम है। और मीरात ए सिकंदर शाही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें गुजरात के समकालीन इतिहास को स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका लेखक 1611 में यह पुस्तक लिखी गई है और किसकी रचना है? सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू की रचना है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार आप गुजरात क्षेत्र को देखें। आइए अब हम मेवाड़ राज्य को देखते हैं, जो कि एक राजपूताना का भाग है और वर्तमान में यह राजस्थान में है। और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। और देखा जाए तो यह मेवाड़ के गुहिलीत राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। और इसके बाद यहाँ का प्रशासक खिज्र खां को नियुक्त किया था, लेकिन जल्द ही राजपूताना सरदारों ने इसका विरोध किया। तो मालदेव नामक एक राजपूत को वहां का प्रशासक अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किया। तो यहाँ पर आगे देखिए, गुहिलीत वंश की ही एक शाखा सिसोदिया, जिसमें कि हम्मीर देव होते हैं, ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। मतलब ये राजपूताना शासक हमेशा से अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहते थे। तो देखा जाए तो अगला देखिए, इसी में एक राणा कुंभा होते हैं जो मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराकर 1448 में मेवाड़ में विजय स्तंभ की स्थापना करते हैं। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। तो उसी में देखिए, एक प्रमुख शासक थे राणा सांगा भारत पर, और इनकी दावेदारी सबसे ज्यादा दिल्ली पर होती थी। इन्होंने ही बाबर को भी बुलाया था पत्र लिखकर, ताकि ये चाहते थे कि अफगानी राज्य को समाप्त कर दे, भारत पर राणा सांगा अपनी सत्ता स्थापित करे। लेकिन पानीपत के युद्ध के बाद जो 26 में होता है, तो अगले ही साल 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है, जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होती है, जिसमें राणा सांगा की हार होती है। और इस प्रकार कहा जाता है कि राणा सांगा को उसी के राज घराने के लोगों ने या सरदारों ने विष देकर उसकी हत्या कर दी थी। कहे कि खानवा के युद्ध के बाद उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। और आगे चल के मुगल काल में अकबर और महाराणा प्रताप, जो कि सिसोदिया वंश के ही थे, उनके बीच युद्ध होता है हल्दी घाटी का, वह 1576 में, जिसमें महाराणा प्रताप की हार होती है। और देखा जाए तो सबसे अंत में जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला दिया, क्योंकि उस समय के शासक जो मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह, उन्होंने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इस प्रकार मेवाड़ राज्य के प्रमुख जो तथ्य है जिससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। खासकर विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने। तो ये आप इसको याद रखिएगा। खानवा का युद्ध कब होता है और सबसे अंत में मुगल साम्राज्य का भाग कब बन जाता है? ये अगले क्षेत्र खानदेश को देखा जाए, जो कि वर्तमान में उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र और गुजरात का भाग है। और इसके प्रारंभिक इतिहास को देखते हैं तो यहाँ पर चौहान वंश का शासन था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान करके इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। लेकिन ये 1382 या कहीं कहीं देता है 1399 भी देता है, में फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार देखा जाए मलिक अहमद रजा फारूकी
ने ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र में खानदेश की स्थापना की थी और खानदेश की राजधानी जो है बुरहानपुर बनाया था। और यहाँ का एक फेमस किला है जिसे असीरगढ़ का किला कहा जाता है। यह सैनिक अड्डा था एक तरफ से, यानी छावनी। राजधानी बुरहानपुर, सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में खानदेश को अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खानदेश को अकबर ने कब एनेक्स किया था। देखिए, इस वंश का प्रसिद्ध शासक आदिल खान द्वितीय था और इस वंश के सभी सुल्तानों ने खान की उपाधि धारण की, इसलिए फारूकी वंश को खान देश से यानी खानों का देश कहा जाता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिर भी आप इसकी जानकारी रखिए। तो इस प्रकार आप क्षेत्रीय जो 14वीं और 15वीं शताब्दी में स्वतंत्र राज्य हुए थे उनके बारे में अध्ययन किया और फिर हम अगली कक्षा में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।